अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। कभी आपने ये सोचा है कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक एफपीएससी, पीपीएससी स्टूडेंट क्यों क्लियर नहीं कर सकते? क्या उनको फ़िज़िक्स नहीं आती? क्या उन्होंने 18 ईयर्स फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी? नहीं, इसकी ये रीज़न नहीं है कि उनको फ़िज़िक्स नहीं आती, बल्कि ऐसा है कि उन्होंने वो क्वेश्चन या वो एरिया ऑफ फ़िज़िक्स डिस्कस ही नहीं किया, वो प्रैक्टिस ही नहीं की जो एग्ज़ामिनर सोचता है। यानी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनर के ज़हन में आते हैं, आप वो प्रैक्टिस ही नहीं कर सके। तो इसलिए जो है इस वीडियो को अरेंज किया गया है फॉर 50 कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़। डिफरेंट पास पेपर्स से ये लिए गए हैं। आप इससे गो थ्रू हों। अगर आपका स्कोर 40 प्लस है देन यू आर रेडी फॉर एफपीएससी। और अगर आपका स्कोर लेस है, वॉच दिस वीडियो केयरफुली और आप इसको रीवॉच करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1। A Carnot engine operates between 500 Kelvin and 300 Kelvin. If the cold reservoir is cooled to 200 Kelvin, the efficiency increases, decreases, remains same, become 100%. अच्छा, अब आप ये देखें कि एफिशिएंसी आपने फाइंड करनी है। टेम्परेचर जो है वो कोल्ड रेजरवायर का कम हो रहा है 300 से 200। पहले आप इन दोनों टेम्परेचर को लेके एफिशिएंसी फाइंड करें तो उसका आंसर आता है 40%। फिर आपने 200 पुट करके एफिशिएंसी फाइंड की, उसका आंसर आ गया 60%। तो टिप ये याद रखें कि जब टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज़ होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और ये अप्रोच कर सकती है 100 को, बट 100% इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, अगर 100% कब हमें मिलता है? जब आपके पास टी सी इक्वल टू एब्सोलूट ज़ीरो। डैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इंक्रीज। ठीक है, हायर एफिशिएंसी एब्सोलूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल कैरी द सेम करंट बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। दो वायर हैं, करंट सेम है, एरिया उनका डिफरेंट है। द वायर विद स्मॉलर क्रॉस सेक्शन हैज़। अब आपने देखना है कि क्या उसकी लोअर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, ज़्यादा है, सेम है या ज़ीरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जस्ट हम फार्मूला देखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय NEA। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर एरिया कम हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब हुआ कि थिन वायर आल्सो हीट अप मोर। जो वायर्स आपके पास थिन होंगी वो ज़्यादा हीट अप होंगी। सेम करंट थ्रू लेस एरिया मीन्स हायर रेजिस्टेंस एंड मोर पावर लॉस। तो आंसर इज़ हायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एरिया कम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपके पास इंक्रीज़ होगी। जस्ट आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A charged particle enter a uniform magnetic field perpendicular to field lines, its kinetic energy। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में परपेंडिकुलर, तो उसमें ये होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके पाथ को डाइवर्ट करेगी। अगर उसका स्ट्रेट पाथ था तो वो उसके पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज कर देगी। जस्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। यानी यहाँ पे स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। ठीक है, और एक और तरह भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू वी, फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो, सो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी जो है रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A diamagnetic substance placed near the north pole of a strong bar magnet will move strongly towards the pole, move away from the pole, rotate towards the pole only, remain completely unaffected। अब आप ये याद रखें कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है लाइक कॉपर, बिस्मिथ, वाटर, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, इनकी ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिव होगी। अब अगर उसने अपोज करना है तो मैग्नेट का क्या, कौन सा पोल है उसकी तरफ?
वो फेस उसकी तरफ कौन सा है, पोल जो है वो नॉर्थ पोल है। तो डायमैग्नेट सबनेस का भी नॉर्थ पोल टुवर्ड्स मैग्नेट बन जाएगा, सेम पोल रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे एक वीक रिपल्जन होगी, ठीक है। तो वो उसको इट मीन्स कि डायमैग्नेटिक सबनेस का कौन सा पोल मैग्नेट की तरफ आएगा, नॉर्थ पोल। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सुपर कंडक्टर जो है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक हैं और दे शो ड्रामेटिक लेविटेशन वाया द मीसनर इफेक्ट, ठीक है। ये मीसनर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व हम करते हैं सुपर कंडक्टर में, एग्जाम्पल है लेविटेशंस, तो ये इसको भी आप देख सकते हैं। आंसर इज मूव अवे फ्रॉम द पोल, सेम पोल होंगे तो वो उससे पीछे जाएगा, उससे परे हटेगा, मूव अवे फ्रॉम द पोल। ससेप्टिबिलिटी ज़ीरो है, वीकली रिपेल्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, ठीक है। एंड डायमैग्नेट आर ऑपोजिट टू पैरामैग्नेट। क्वेश्चन 5, इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग द वेट ऑफ ए बॉडी एट द इक्वेटर वुड डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, इंक्रीज होगा या ज़ीरो होगा, इक्वेटर पे आपने बताना है, ठीक है। तो जो अपेरेंट वेट है उसका फार्मूला होता है अपेरेंट वेट इक्वल टू वेट माइनस m इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं पार्ट ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स फॉर अर्थ रोटेशन, इफ़ अर्थ स्टॉप मीन्स ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो, तो सेंटीमीटर फोर्स डिसअपियर हो जाएगी। तो आपके पास दिस इफेक्ट इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड ज़ीरो एट द पोल। इक्वेटर पे आपके पास मैक्सिमम वेट होगा और पोल्स पे ये इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा कि आपके पास अगर अर्थ जो है वो सडनली स्टॉप कर दे रोटेट करना, तो उसका जो बॉडी का वेट इक्वेटर पे होगा वो इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है हम उसको ज़ीरो करें यहाँ पे, क्योंकि उसमें ओमेगा का फैक्टर आ रहा है, ओमेगा ज़ीरो होगा तो ये जो लॉस आ रहा है इस फैक्टर की वजह से वो नहीं होगा, और आप कहेंगे कि जो वेट है वो इंक्रीज़ हो गया है किस पे, इक्वेटर पे। पोल्स पे ये अनअफेक्टेड रहेगा। Question 6, an astronaut in an orbiting satellite throw a ball horizontally, the ball will। अब वो बॉल जो है सेटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो उसने बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, यानी एक उसको एक एक्स्ट्रा पुश मिला। एक तो और बॉल की वेलोसिटी होगी ऑर्बिट, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सेटेलाइट की, एक उसको एक एक्स्ट्रा पुश मिल गया। तो अब उसमें बॉल क्या करेगा, क्या वो अर्थ की तरफ फॉल करेगा, या वो ऑर्बिट अलोंग द सेटेलाइट होगा, या वो अर्थ में स्केप हो जाएगा, या मूव बैकवर्ड रिलेटिव टू द सेटेलाइट। तो बेसिकली होगा क्या, बॉल ऑलरेडी है द सेटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। एडिंग ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल थ्रो गिव ए स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिट, उसका थोड़ा सा ऑर्बिट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन इट रिमेन इन द ऑर्बिट अलॉन्ग विद द सेटेलाइट। इट कैन नॉट फॉल सेपरेटली बिकॉज both are in the same free fall. So option B, orbit along the satellite. Next question, a satellite is moved to a higher orbit, which statement is correct? हायर ऑर्बिट में क्या स्पीड इंक्रीज होगी, पीरियड कम होगा, स्पीड कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा, टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मीन लेस नेगेटिव। अब ये थ्री फैक्टर जो आपने देखने हैं, और स्पीड कम है, पीरियड कम है, या एनर्जी सेम है, या स्पीड कम हो रही है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, या कांस्टेंट जो टोटल एनर्जी है वो मोर नेगेटिव हो रही है। तो फार्मूला हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका फार्मूला है वो v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर आप कहते हैं कि r हायर है, हायर ऑर्बिट है, तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड कम होगी यहाँ से, तो एक तो रिलेशन ये आ गया। अब हायर आर है, तो यहाँ पे आप देखें हायर आर है तो यानी उसको पूरा चक्कर कंप्लीट करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ऑर्बिटल रेडियस आपके पास ज़्यादा आ गया, ऑर्बिट का रेडियस, तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि टोटल एनर्जी जो है वो भी आर डिपेंडेंट है, आर हाई हो गया तो ये टर्म जो है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह आपने ये देखा कि स्पीड कम हो रही है, टाइम पीरियड ज़्यादा हो रहा है, और जो एनर्जी है वो लेस नेगेटिव है। ऑप्शन बी, स्पीड कम, टाइम पीरियड इंक्रीज, टोटल एनर्जी इंक्रीजेज मीन्स लेस नेगेटिव। Question 8, in an AC generator, if the angular speed of rotation is double, the peak EMF becomes,
क्या सेम हो जाएगी, हाफ होगी, डबल होगी या 4 टाइम्स हो जाएगी? तो फार्मूला हमें पता है ईएमएफ का जनरेटर के केस में एन ए बी ओमेगा, ये पीक ईएमएफ के लिए दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप ओमेगा को डबल करें तो जाहिर है वो पीक ईएमएफ भी डबल होगी, फ्रीक्वेंसी डबल होगी, और स्पीड जो है वो उसकी एग्जैक्टली कांस्टेंट है। तो ऑप्शन जो है हम कह रहे हैं कि आपने स्पीड को डबल किया है तो ईएमएफ भी डबल होगी ओमेगा के रिलेशन के साथ। ठीक है, ओमेगा डबल आपने किया है तो ईएमएफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, जस्ट आपने ये रिलेशन देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर फोर डायोड्स, हाउ मैनी डायोड कंडक्ट साइमल्टेनियसली एट एनी इंस्टेंट? तो वो आपको पता है कि वो दो डायोड होते हैं जो एट अ टाइम जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2, इन थॉमस वेलोसिटी सेलेक्टर इफ़ बोथ E एंड B फील्ड आर साइमल्टेनियसली डबल द वेलोसिटी सेलेक्टर। अब आपको पता है V इक्वल टू E बाई बी। ठीक है, जस्ट वेलोसिटी सेलेक्टर का फार्मूला ये है। तो आपने अगर दोनों को डबल किया तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा वेलोसिटी पे, तो वो आपके पास होगा रिमेन द सेम। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये फार्मूला है V इक्वल टू E बाई बी, जस्ट आपने उनका रेशो मैटर करता है, चाहे आप उसको डबल करें वो अनचेंज रहेंगे, V सेम रहेगा। नेक्स्ट, ए प्रोटॉन इन अल्फा पार्टिकल एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये देखिए प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल हो गया है। ठीक है, ये अगर इसका 1 ले रहे हैं तो फिर आप इसको 2 लेंगे। परपेंडिकुलर विद इक्वल वेलोसिटीज सेम है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो रही हैं, इसका मतलब है कि उसके जो पाथ है वो डाइवर्ट होगा। द रेशो आर प्रोटॉन आर अल्फा इज, अब आपने रेडियस जो उसका रेडियाई है दोनों का, उनका कंपैरिजन आपने देखना है। ठीक है, तो आप ये देखें कि फार्मूला क्या है रेडियाई का, एम वी ओवर क्यू बी। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो आर है वो डिपेंडेंट है या प्रोपोर्शनल है मैस के। तो अल्फ़ा पार्टिकल का अगर आप मैस 1 ले रहे हैं तो जो अल्फ़ा पार्टिकल का मैस 4 है, प्रोटॉन का मैस 1 है। ठीक है, इस रेशो के साथ जब आप करते हैं तो रेशो आ जाती है 1:2। ठीक है, प्रोटॉन का ये हो गया और ये अल्फ़ा पार्टिकल के 2, तो 1:2। ए बैटरी EMF 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, डिलीवर मैक्सिमम पावर टू एक्सटर्नल लोड व्हेन। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमें ये पता है कि जब मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी, जब एक्सटर्नल लोड जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखें कि ऑप्शन एक 0 है, एक 1 है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, जाहिर है R इक्वल टू 2 हम जब वो लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आपके पास मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Lenz's law is called electromagnetic inertia because it applies to massive conductor, induced current opposes change, analogous to inertia opposing motion, EMF is proportional to mass of conductor, it required large inductance to work। तो ऑब्वियसली जो लेंजिस लॉ है उसमें हम जो इंड्यूस करंट है वो अपोज को चेंज कर रहा होता है, जैसे इनर्शिया अपोज कर रहा होता है मोशन को, तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ए कंडक्टिंग लूप मूव्स पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नो चेंज इन फ्लक्स, द इंड्यूस्ड EMF इज़। अब आपको ये पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड EMF इज़ इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे वो जस्ट पैरेलल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी, तो यहाँ पे इंड्यूस EMF क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस EMF एग्जैक्टली 0 होगा। किस फार्मूले से, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, नो चेंज इन फ्लक्स तो इंड्यूस EMF इक्वल टू 0। Maxwell corrected
Ampere's law by adding displacement current. The inconsistency appeared when analyzing. अच्छा, अब उसने ये जो टर्म्स करेक्ट की थी, उसने किस सिचुएशन को एनालाइज किया था? उसने ये देखा था कि कैपेसिटर को वो चार्ज और डिस्चार्ज करा था, उसमें जो इनकन्सिस्टेंसी अपेयर हो रही थी. कैसे? कि with a charging capacitor real current flows in the wire but zero conduction current flows between the plates. ठीक है, करंट वायर के थ्रू जो है वो तो जा रहा है, लेकिन प्लेट्स इन बिटवीन द प्लेट वहाँ पे कोई करंट नहीं था. तो वहाँ पे बेसिकली करंट ट्रांसफ़र किस तरह? थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, बिकॉज येट ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट हेयर. तो उसने वो जो ज़ीरो कंडक्शन करंट था वहाँ पे उस मेथड को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस करवाया था. और दिस मॉडिफिकेशन ऑल्सो लेड हिम टू प्रिडिक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला है आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा. चार कैपेसिटर का गैप है, नो कंडक्शन करंट बट चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और मैक्सवेल ने ये टर्म ऐड की थी. इन एल आर circuit, after one time constant, current reaches what fraction of its final value. और ये हमने किया हुआ एफ पी एस सी में भी किया हुआ है कि जो है वो 1 टॉ के बाद वो कितनी परसेंटेज तक पहुंच जाता है? 63.2. इसमें आप कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर लें कि जब टाइम 1 टॉ होता है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो करंट की वैल्यू पहुंच जाती है 63% तक. और अगर हम कहते हैं कि आफ्टर 2 टॉ यानी डबल टाइम डिके के बाद ये वैल्यू हो जाती है 86.5. ये वैल्यू तो हमने एफएससी में भी देखी हुई है ना, एफएससी की जो बुक्स होती हैं. तो ये आप याद रखें कि डबल टाइम के बाद वो वैल्यू रीच करती है 86.5 को, और आफ्टर 5t यानी 5 टाइम्स ऑफ t ये हो जाती है 99.3. मीन्स के फुली चार्ज हो जाता है उस टाइम पे आफ्टर 5t. ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखें. तो आंसर होगा ऑप्शन बी. इन एन एल सी सर्किट एल इज़ क्वाड्रपल, यानी एल को आपने 4 टाइम इंक्रीज किया. सी रिड्यूस टू 1/4 द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. अब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है, एफ इक्वल टू 1/√L C. तो प्रोडक्ट में आ रहा है, ए को आपने 1/L को आपने जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ किया, सी को 4 टाइम रिड्यूस कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. आंसर सी इज़ करेक्ट. तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है. इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फाउंड नो फ्रिंज शिफ्ट बिकॉज द इक्विपमेंट वाज इम्प्रिसाइज. ईथर एग्जिस्ट बट is indetectable by the light. Speed of light is constant. Sound wave were accidentally measured. यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा. ठीक है. The expected earth motion through ether to cause a measurable fringe shift. This result was completely null. The correct explanation Einstein ने दी थी, the speed of light is an absolute constant in all inertial frame. Ether is unnecessary. ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है. ठीक है, ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, वो ईथर डज नॉट एक्सिस्ट फाउंडेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. और यहाँ पे आप कहेंगे कि नल रिजल्ट है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एट डिस्टेंस आर वेरीज एस. यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटेंसिटी का रिलेशन जो है आर के साथ क्या है. इंटेंसिटी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि वो स्फेरिकल वेव में ट्रांसफ़र होती हैं. तो अगर आप इसे ये कहते हैं कि पॉइंट सोर्स है तो वो रेडिएट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि वो स्फेरिकल वेव्स हैं. तो हम लेते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं. सो इंटेंसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर आप कहते हैं कि डिस्टेंस डबल हो गया तो इंटेंसिटी फॉल्स टू 1/4. ऑप्शन है इसका, इंटेंसिटी इज़ रिलेटेड टू 1/r².
नेक्स्ट, the Meissner effect proves a superconductor is different from a perfect conductor because ऑप्शन इसकी हैं both expel flux equally. अब अच्छा, और when only a superconductor expel flux even when cool inside a magnetic field, only perfect conductor levitate magnets. Meissner effect occur above critical temperature. अब आप ये देखें कि जो सिर्फ जो है मैग्नेटिक जो सुपर कंडक्टर है वो फ्लक्स को एक्सपेल करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा. परफेक्ट कंडक्टर है, वहाँ पे उसके अंदर फ्लक्स होगा, फ्लक्स उसके अंदर होता है वो, लेकिन वो फ्रोज़न हो जाता है. लेकिन सुपर कंडक्टर में ऑल फ्लक्स जो है वो एक्सपेल हो जाता है. बी को हम इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं. और ये मीसनर इफेक्ट जो वो यूनिक है और ये स्पेसिफाई है सिर्फ और सिर्फ सुपर कंडक्टर के साथ. Question 21. A paramagnetic gas in a non-uniform magnetic field will move toward the weaker field region, move toward the stronger field region, remain stationary, only rotate, never translate. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मटेरियल कौन से हैं जिनकी ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है. दे आर अलाइन पैरेलल टू फील्ड. In a non-uniform field, the induced dipole experience a net force toward the stronger field region. तो जो डायामैग्नेट हैं वो कौन से होते हैं जो मूव करते हैं टुवर्ड द वीकर फील्ड रीजन, क्योंकि उनकी ससेप्टेबिलिटी भी नेगेटिव है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड द स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन, वो अट्रैक्ट होंगे ना तो स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन की तरफ मूव करेंगे. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. इन फेरोमैग्नेट above the Curie temperature the material become. अच्छा, अब क्या वो एंटी फेरो हो जाता है, क्या वो सुपर कंडक्टिंग होता है, पैरामैग्नेट होता है, या मोर स्ट्रॉन्गली फेरोमैग्नेट होता है. तो डी तो नहीं होगा. ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा कि बिलो टीसी जो मैग्नेटिक डोमेन्स फॉर्म हो जाती हैं तो वो फेरोमैग्नेट्स की तरफ जाता है. ठीक है, ये बात तो हमें पता है. तो फेरोमैग्नेटिज्म होता है अबव टीसी, थर्मल एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होगी, एक्सचेंज इंट्रैक्शन होंगे, डोमेन्स ब्रेक डाउन होती हैं, मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेट हो जाता है. ठीक है, और आयरन का जो है आप ये याद रखें, ये कभी ये भी पूछा जा सकता है कि आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर वो क्या है. ठीक है, इनमें से जो भी वैल्यू आपको इजीली याद हो सकती है उसको कर लें. 1043 जो है आयरन का, 1043 केल्विन आयरन का क्रिटिकल क्यूरी टेम्परेचर है. ठीक है, तो अबव इट जो है वो उसके पैरामैग्नेट होगा, बिलो इट वो फेरोमैग्नेट होगा. तो ऑप्शन होगा पैरामैग्नेट. ठीक है, हम बात करें अबव क्यूरी टेम्परेचर तो मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेट होता है, क्योंकि उसमें डोमेन्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो फेरामैग्नेट जो है वो पैरामैग्नेट बन जाता है. ऑप्शन क्वेश्चन 23. व्हेन एन एंटी फेरोमैग्नेट टेम्परेचर एक्सीड द नील टेम्परेचर इट बिकम्स. अच्छा, आप ये देखें कि फेरोमैग्नेट के साथ जो टेम्परेचर एसोसिएट है वो क्यूरी टेम्परेचर है, और सुपर कंडक्टर के साथ जो टेम्परेचर होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और एंटी फेरोमैग्नेट्स के साथ नील टेम्परेचर है. ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि एन एंटी फेरोमैग्नेट टेम्परेचर एक्सीड द नील, अगर वो नील टेम्परेचर से एक्सीड हो जाए तो क्या होगा, क्या वो फेरोमैग्नेट बनेगा, पैरा बनेगा, डायमैग्नेट होगा, ये सुपर कंडक्टिंग होगा. तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे भी वो अपना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है मैंगनीज ऑक्साइड की, उसका नील टेम्परेचर गिवन है 116 केल्विन. या आप ये वर्ड ये जो है याद रख लें. ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेट में भी आप ये कहें कि जब बिलो टीसी क्या होता है कि बिलो नील टेम्परेचर एंटी पैरेलल स्पिन ऑर्डरिंग परसिस्ट होती है, नेट मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो हो जाती है, और अबव नील टेम्परेचर थर्मल एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देती है एंटी पैरेलल ऑर्डर को, स्पिन रैंडम हो जाती हैं और हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता है. तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग शिफ्ट्स द फर्मी लेवल्स. अच्छा, अब इसमें देखें, ये अगर एन टाइप के साथ क्वेश्चन है ना तो इस तरह पी टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि डोपिंग जो है वो फर्मी लेवल को कहाँ शिफ्ट करती है, क्या वो वैलेंस बैंड की तरफ होती है या कंडक्शन बैंड की तरफ हो जाती है, या उनके मिड में आती है, या वैलेंस बैंड से बहुत दूर होती है. तो इसको आप देख लेते हैं.
एन टाइप की बात हो रही है तो इंट्रिंसिक सिलिकॉन में फर्मी लेवल जो है वो, अगर हम इंट्रिंसिक में बात करते हैं जिसमें कोई डोपिंग नहीं है, तो वो तो मिड गैप में होगा, बिल्कुल उसके मिड में होगा। लेकिन जब आप डोपिंग करते हैं, एन टाइप की डोपिंग कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे जो डोनर लेवल है वहाँ पे आपने डोनर को ऐड किया है, तो वो जो होगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपके पास जो लेवल होगा वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल स्टेट नियर द कंडक्शन बैंड, शिफ्टिंग फर्मी लेवल अपवर्ड टुवर्ड द कंडक्शन बैंड। और अगर हम इसी तरह कहते हैं कि पी टाइप में फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट करेगा, तो वहाँ पे होल्स, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, तो जो फर्मी लेवल होगा वो होगा नियर द वैलेंस बैंड। यहाँ पे ऑप्शन होगा टुवर्ड्स द कंडक्शन, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर था तो ऑप्शन बी होगा टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। वाटर अनयूजली हाई स्पेसिफिक हीट इज़ प्राइमरी ड्यू टू, किस वजह से है कि उसके मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, क्या एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इट यूजुअली हाई डेंसिटी, तो बेसिकली वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म एन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क, ये इसके रीज़न है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एनर्जी टू डिस्टर्ब हाई स्पेसिफिक हीट ओशन एज क्लाइमेट मॉडरेटर्स, ठीक। A polar molecule plays in very high frequency alternating electric field will, अब पोलर मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल्टरनेटिंग है, तो उस पे पोलर मॉलिक्यूल का क्या इफेक्ट हो, अलाइन परफेक्टली विद द फील्ड, क्या वो फील्ड लाइन के साथ अलाइन हो जाएगा, फेल टू फॉलो द फील्ड लाइंस, रोटेट करेगा, या बिकम नॉन पोलर परमानेंटली। तो होता क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव रोटेशनल एनर्जी, दे कैन नॉट रीओरिएंट infinitely fast at very high frequency. The field reverse faster than molecules can rotate. Orientational polarization decreases. This is dielectric disruption. तो बेसिकली वो क्या होगा कि वो फील्ड इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल उसको अप्रोच नहीं कर सकता, तो वहाँ पे जो है वो फील्ड को फॉलो नहीं कर सकेगा और पोलराइजेशन वहाँ पे कम हो जाएगी। हाई फ्रिक्वेंसी है, मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉलो द फील्ड, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन ड्रॉप हो जाएगी, और हम एक तरह से कहें यहाँ पे डायलैक्टिक डिस्पर्जन आ रहा है, ठीक है। ये एक आप इसको ये टर्म याद रखें, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन जो है वह ड्रॉप हो रही है, और एक न्यू फिनोमेना अपीयर हो रहा है, डायलैक्टिक डिस्पर्जन। और ये कब हो रहा है, जब आपने उसको ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसमें जो ऑल्टरनेटिंग है और उसकी फ्रिक्वेंसी भी वेरी हाई है, तो पोलर मॉलिक्यूल उसको अप्रोच नहीं कर सकेगा। तो ऑप्शन बी। इन एन वेलोसिटी सेलेक्टर क्रॉस E and B, a particle with twice the selected speed enter, it will travel straight, curve toward the electric field, curve toward the magnetic field, stop and reverse. वेलोसिटी सेलेक्टर है, ठीक है, उसमें आपके पास वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने बैलेंस किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ बैलेंस्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स। अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टिकल आया जिसकी स्पीड डबल है, तो आप देखें कि वेलोसिटी का फैक्टर किस में आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स में आ रहा है, तो ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो वहाँ पे वो डोमिनेंट होगी, और वो क्या करेगी, अगर वो डोमिनेंट है तो वो पार्टिकल को कर्व पाथ कर देगी, ठीक है, पार्टिकल कर्व्स इन द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। सो ऑप्शन सी, ठीक है। फास्टर है तो क्योंकि जो पार्टिकल है उसकी अगर ये बैलेंस कब होगा, जब आपके पास E इक्वल टू बी के केस में, अगर वेलोसिटी डबल, कोई ऐसा पार्टिकल आ रहा है जो फास्टर है, फास्टर मीन वेलोसिटी डबल है या स्पीड डबल है, तो बैलेंस डिस्टर्ब होगा और वो फिर मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे डोमिनेंट होगी, और वो जो है वो पार्टिकल जो होगा कर्व होगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू युकावा थेरी, ए लार्ज पायोन्स जो है मीजॉन है, mass would produce nuclear force with longer range, shorter range, same range but stronger infinite range, ठीक है।
पहले तो आपने ये युकावा थ्योरी आपने याद रखनी है कि युकावा थ्योरी किससे रिलेट है, पायोन्स मिजॉन्स के साथ, ठीक है। अब उसने ये कहा कि mass would produce nuclear forces with, इसके जो है कि आपके पास जो रेंज आती है वो शॉर्टर रेंज है। ये जो पायोन्स हैं उनकी मैस तो लार्ज है, लार्जर पायोन मैस है, लेकिन वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्टर रेंज के होंगे, क्योंकि हाँ ये भी आप याद रखें कि क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है, तो न्यूक्लियर फोर्स वैसी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। तो हम इसको ईजीली हम ये शॉर्ट रेंज जो है वो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। In a triode vacuum tube, the amplification factor is defined as एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है उसमें हम उसको ले रहे होते हैं वी प्लेट डिवाइड बाय वी ग्रिड एट कांस्टेंट प्लेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा, तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वी प्लेट डिवाइड बाय वी ग्रिड होता है। The plate resistance of a diode wall is correctly defined as, इसका जस्ट फार्मूला आपने देखना है। प्लेट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है, वी पी डिवाइड बाई, यानी वही जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वी डिवाइड बाई आई, तो बस यहाँ पे हम उसको पी से शो करें क्योंकि वो प्लेट रेजिस्टेंस है, ठीक है, या उसको डायनामिक रेजिस्टेंस पी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा जैसे आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन ए में स्टैटिक लिखा हुआ था, स्टैटिक वो हमने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। इन ए फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन द डिप्लीशन रीजन क्या होगा, क्या वो मोर आइंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्या वो नैरो हो जाता है, फॉरवर्ड बाइस में क्या वो वाइडन हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा, या वो पी साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि वो फॉरवर्ड बाइस के केस में डिप्लीशन रीजन कम होता है, नैरो होता जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे बी। इन लैम्प शिफ्ट रिवील द डिराक इक्वेशन अलोन इन इनसफिशिएंट बिकॉज इट इग्नोर। अब यहाँ पे लैम्प शिफ्ट जो है उसको एक तो इसमें यह है कि डिराक इक्वेशन ने इनसफिशिएंट क्यों थी, उसने क्या उसमें क्या इग्नोर हो गया था। तो यहाँ पे आप देखें कि डिराक इक्वेशन जो है वो प्रेडिक्ट कर रही थी कि जो ये दो लेवल हैं 2s हाफ एंड 2p हाफ, इनमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम एनर्जी सप्लाई करें जाए तो वो बेसिकली है लैम्प शिफ्ट। तो फिर हम इसमें जो है वो शिफ्टिंग जो है वो कर सकते हैं। Levels in hydrogen are exactly degenerate. Lamps and Rutherford measure a tiny energy splitting of 57 megahertz. This is called the lamp shift arise from the quantum electrodynamics. The electron interact with virtual photon of same of the quantum vacuum. तो यहाँ पे आंसर होगा QED। बस आप इसको ये याद रख लें कि यहाँ पे जो ये अफेक्ट है वो किस में फॉल कर रहा है, क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशन QED, ठीक है। ए रेडियो एक्टिव सैंपल विद इनिशियल एक्टिविटी A नॉट आफ्टर एग्जैक्टली 3 हाफ लाइफ हैज़ एक्टिविटी। 3 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी क्या रह जाएगी, तो उसका फार्मूला ये है कि एक्टिविटी का फार्मूला है n लाइफ के लिए A इक्वल टू A नॉट डिवाइडेड बाई 2n। तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ हम क्या करेंगे, n की जगह हम 3 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 8, A नॉट बाई 8। तो अगर हम उसका परसेंटेज करें तो वो 12.5% बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि बेसिकली A नोट बाई 8 ये आ रहा है, सी ऑप्शन सी आ रहा है इसका, ठीक है। डायरेक्ट हमने फार्मूला पुट किया, फार्मूला क्या है A इक्वल टू A नोट डिवाइडेड बाई 2n। तो आप ये देखें कि जो FPSC के क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूक्लियर के पोर्शन से, सॉलिड के पोर्शन से और एटॉमिक फिज़िक्स, ठीक है, ये पोर्शन जो है वो उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, फ्लूइड को भी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना उसको आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ये फार्मूला भी आप याद रखें, एक्टिविटी का क्या फार्मूला है, A इक्वल टू A नॉट डिवाइड बाई 2n, n क्या है, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप एक्टिविटी ऑफ
एंड हाफ लाइफ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आयरन 56 हैज़ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 8.8। दिस मीन आयरन 56 कैन रिलीज एनर्जी बाय बोथ fission and fusion, cannot release by either fission and fusion, more stable endpoint, can only release energy by fission, is highly radioactivity। इसका मतलब अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है तो डैट इज़ द मोस्ट स्टेबल पार्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम इसको लेंगे, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि आयरन 56 सिट एट द वैली ऑफ द स्टेबिलिटी, ठीक है, जो उसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनता है तो एक वैली बनती है, तो उसके बिल्कुल जो अपर पोर्शन होता है, जो वहाँ पे स्टेबल पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनमें आयरन 56 की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एलिमेंट लाइटर देन फियोन जो है, अगर हम आयरन से जो कम जो यहाँ पे वैली के इस साइड पे आ रहे होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे फ्यूजन में, जो आयरन के राइट साइड पे जो पार्टिकल्स आ रहे होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं फिशन में। ठीक है, तो जो आयरन 56 है, नाइदर वो प्रोसेस होता है रिलीज़, नीदर प्रोसेस रिलीज एनर्जी, ना वो फिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना फ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि वो एक मोस्ट स्टेबल पार्टिकल है। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये भी पता है कि स्टार जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं एलिमेंट्स अप टू आयरन देन कोलैप्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। तो ये स्टेलर एंड पॉइंट भी इसको हम कह सकते हैं। ड्यूट्रियम जो है आपके पास, इसका जो न्यूक्लियाई होता है उसको हम कहते हैं ड्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे प्रोटॉन होता है तो इसके न्यूक्लियाई को हम कहेंगे ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रियम हैज़ बेसिकली ये क्या है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हैज़ वेरी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। दिस इम्प्लाइज इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, it easily fused with larger energy, it rarely undergo fission, it cannot participate in nuclear reaction। तो बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मतलब यह है कि ये लूजली बाउंड है, तो ईजिली ये फ्यूज़ हो सकता है। ठीक है, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम के फ्यूजन होता है। ठीक है, उसमें ईजिली ये रिएक्ट कर सकता है, उसमें लार्जर एनर्जी डिफरेंस जब रिलीज़ होगा तो हम कहेंगे कि ये इट कैन ईजिली फ्यूज़ विद लार्ज एनर्जी रिलीज। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिशन ऑफ यूरेनियम 238 इंटू फ्रेगमेंट्स नियर A 120 रिलीज एनर्जी बिकॉज। अब यहाँ पे हमारे पास जो यूरेनियम 238 है, अगर वो उसका फ्यूजन हो फ्रेगमेंट्स में, ऐसे जो उसमें हो एक हो A 120 हो, तो उसमें एनर्जी भी रिलीज़ होगी। तो उस केस में हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ रही है। अगर वो कह रहा है कि A = 120 फ्रेगमेंट्स हैव लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन यूरेनियम U38। अच्छा, हाँ, जब आपके पास फिशन हो रहा है और वो फ्रेगमेंट्स में चेंज हो रहा है तो बेसिकली होता क्या है कि वो मोर स्टेबल एटम की तरफ जा रहे होते हैं ना, मोर स्टेबिलिटी की तरफ। तो अगर स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन बी होगा कि फ्रेगमेंट्स हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन U38। ठीक हो गया, क्योंकि वो अब मोर टाइटली बाउंड है, मैस कन्वर्ट इनटू एनर्जी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है, ये डेल्टा जी गिब्स एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है उस या एंथैल्पी है, उसका क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी का फार्मूला ये है इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये मिनिमम होंगी। ठीक है, और मिनिमम होगा तो फिर हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास आ रही है ऑप्शन सी। ये कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम है। ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड at 76
वेयर रेंज इक्वल टू हाइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि किस एंगल पे रेंज और हाइट सेम होते हैं, तो आपको वो ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको याद रख लें कि 76 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल के केस में प्रोजेक्टाइल की रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। अब उसने आपको 76 बता दिया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है। इस दिन पहले तो वो ये कह रहा है कि इस दिन लॉन्च्ड एट 14 डिग्री, तो इस केस में रेंज क्या होगी। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बेसिकली देखें, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों का सम 90 के इक्वल है, तो जो रेंज यहाँ थी वही रेंज यहाँ पे होगी। तो क्या इसका आंसर क्या होगा कि आप देखें कि अब हाइट जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, हाइट का फार्मूला डिफरेंट है। हाइट में अगर आप 14 डिग्री पुट करें आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन जो रेंज इसकी 76 डिग्री पे रेंज है वही रेंज आएगी इसकी 14 डिग्री के लिए भी, ठीक है। तो आप इसको करेंगे इज़ इक्वल टू द रेंज एट 76 डिग्री। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से ये आंसर आ रहा है। ये देखिए, इसमें पुट करके भी देखा हुआ है कि 76 को पुट किया है, और 20 जो 14 को पुट किया, दोनों के लिए जो है बोथ हैव आइडेंटिकल रेंज, हाइट जो है मे बी डिफरेंट। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द एक्सपेरिमेंटल इक्वालिटी ऑफ inertial and gravitational mass directly implies all object fall at the same rate regardless of mass. Gravity is uniform everywhere on the earth. Mass increases with velocity, weight equal kinetic energy. तो यहाँ पे हमारे पास होगा जो ग्रेविटेशनल मैस है और ए इक्वल टू जी यूनिवर्सली है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम रेट, ये दिस इज़ गलीलियो रिजल्ट। आइंस्टाइन ने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल दिया था जो है कॉर्नरस्टोन ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो हम ये कहते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट फॉल्स एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, ठीक है। चाहे आप 50 kg मास को थ्रो करें सेम हाइट से, या 2 kg मास को, दोनों को सेम हाइट से थ्रो करें, दोनों का जो है वो किस एक्सेलरेशन से फॉल करेंगे, वो फॉल करेंगे ए इक्वल टू जी के। दिस इज़ फॉर एवरीथिंग यूनिवर्सली, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ है फ्री फॉल का, इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 40 क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड इक्वल्स, ठीक है। इन दोनों का जो रेशो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, क्या वो इस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, क्या इनके अंडर रूट के इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के या फ्रीक्वेंसी के। तो हम इसका फार्मूला चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो रेशो है वैक्यूम में इक्वल टू सी है, ठीक है, और सी का फार्मूला इक्वल होता है 1 अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। E and B are perpendicular to each other and to the propagation direction in phase हैं with this fixed ratio। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑप्शन सी, क्योंकि इनका जो रेशो है वैक्यूम के केस में ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, और अगर वैक्यूम नहीं है किसी मटेरियल में है तो ये वो आपके पास स्पीड चेंज हो जाएगी, वो सी नहीं रहेगी, वो मटेरियल के अकॉर्डिंग वो स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था। Applying Hund's rule to nitrogen, the ground state is। अब इस नाइट्रोजन का आपको पता है कितना एटॉमिक नंबर है, 3 × 5, ये 5 हो गया, 6 7 है। Hund's रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको पहले फिल करना है, एनर्जी लेवल्स को फिल करना है, ऑर्बिटल्स को फिल करना है। तो क्या होगा हम देख लेते हैं पहले Hund's रूल क्या है। Hund's रूल क्या है, फिल इन डीजेनरेट ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन ईच ऑल पैरेलल स्पिन बिफोर एनी पेयरिंग। पहले आपने सारे ऑर्बिटल्स को सेम स्पिन के साथ फिल करना है, और बाद में जब अगर कुछ रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो फिर हम उनको फिल करेंगे विद ऑपोजिट स्पिन। तो नाइट्रोजन के केस में आपके पास इस तरह आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल ऑल स्पिन अप, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे 7 है तो 2 तो चले गए 1s में, ठीक है, और फिर 1s, और फिर आप कहते हैं 2 फिल हो गए, ठीक है, यहाँ पे तो हाँ इसमें फिल हो गए, फिर इसमें फिल हो गए, यहाँ तो फिर। अब यहाँ पे ये जो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा कि पी में क्या होगा कि कोई पेयरिंग नहीं होगी, और 3 इलेक्ट्रॉन इन सेपरेट
2p ऑर्बिटल विद पैरेलल स्पिन। एक तो ये ऑप्शन आ रही है, और यहाँ पे पेयर्ड आ रहा है, यहाँ पे 2 पेयर्ड नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी एक एंटी पैरेलल। तो बेसिकली क्या होगा कि जब 2p में फिल होना है तो पहले ये तीनों इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सेपरेटली विद द सेम स्पिन। अगर इसमें से कुछ रह जाता तो फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ वो फिल होता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। 42 एट हाई एल्टीट्यूड वेयर प्रेशर इज़ लोअर वाटर बॉयल्स एट। प्रेशर कम हो गया तो क्या प्रेशर जो वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होगा, उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा, या डज नॉट बॉयल एट ऑल एट एल्टीट्यूड। तो बेसिकली होता क्या है कि बॉइलिंग अकर व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट लोअर। ये कंडीशन आपने याद रखनी है, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट। एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट लोअर टेम्परेचर। तो वहाँ पे जैसे हम ये कहते हैं कि हम वो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही बॉयल हो जाएगा। तो आप जितनी भी हाइट पे जाते रहें, और जैसे उसने बताया कि माउंट एवरेस्ट पे अगर जाएं तो वाटर कब बॉयल हो जाए, 70 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर होगा वो होगा लोअर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसके साथ एक इंटरेस्टिंग ये है कि उसने ये भी आपको बता दिया कि माउंट एवरेस्ट पे वाटर किसने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। Question 43. When rising moist air undergoes adiabatic cooling, the word adiabatic means. अब एडियाबैटिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कूलिंग तो है लेकिन वहाँ पे नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये बेसिकली ये वाला ऑप्शन डी आइसोथर्मल, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। कूलिंग हो रही है बाय रेडिएशन टू सराउंडिंग, नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, कूल्ड बाय एक्सपेंशन वर्क। तो एडियाबैटिक में हम डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 लेते हैं, तो वहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी जो वर्क डन होगा वो एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी होगा, तो इसलिए वो जो सिस्टम है वो कूल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको लेंगे ऑप्शन बी। इसको पढ़ भी लेते हैं कि जब आप कहते हैं कि एयर एक्सपैंड हो रही है तो वो वर्क है। वहाँ पे एडियाबैटिक के केस में आपने ये याद रखना है कि Q इक्वल टू 0 है। फर्स्ट लॉ गिव डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्यों कम हो रही है, क्योंकि वर्क इज़ डन एट द एक्सपेंस ऑफ इट इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, मीन कूलिंग इफेक्ट आ रहा है आपको। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एब्जॉर्ब लेटेंट हीट गोज इन टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वली, रेजिंग द प्रेशर। तो लेटेंट हीट ऑफ अब यहाँ पे मेल्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने कंसिडर करना है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम देखेंगे। टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट एट 0 डिग्री ड्यूरिंग मेल्टिंग, सो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है इज़ द मेजर ऑफ काइनेटिक, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये तो नहीं कहेंगे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो ऑल लेटेंट हीट गोज इनटू ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इन द क्रिस्टल लेटिस, इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी ओनली। अच्छा, जब हम इसको पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं ना, तो वो जो बॉन्डिंग एनर्जी है जैसे उसको भी हम कंसिडर कर रहे होते हैं। जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो भी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो हम उनको काइनेटिक एनर्जी लेंगे, तब टेम्परेचर का इफेक्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि जब ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं है, तो और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या किस पर्पस के लिए एब्जॉर्ब हो रही है, टू ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन एट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ओनली। तो आंसर होगा ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी। 45 a mass moving at speed v stop against a wall if all kinetic energy converts to heat in the body, temperature rise in the temperature delta t is। अब आपने इसको डेल्टा टी फाइंड करना है। ठीक है, तो एक है v² बाई सी,
वी स्क्वायर बाय 2c एम वी बाय सी एम वी डिवाइड बाय 2c। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर। हीट गेन है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो ये हीट गेन का फार्मूला आपने देखना है, हीट है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इन दोनों को आपने इक्वेट किया है, यहाँ से आपने डेल्टा टी फाइंड किया, डेल्टा टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2c। मैथ्स कैंसिल होंगे, तो जो चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पीड एंड द स्पेसिफिक हीट, नॉट द मैस। तो यहाँ पे आप देखें कौन सा ऑप्शन होगा, वी स्क्वायर बाय 2c, ऑप्शन बी। ठीक है, जैसे आपने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी को पुट किया है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर को इक्वल किया है आपने एम सी डेल्टा टी के इक्वल किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपके पास आ गया। 46 टू कोहेरेंट साउंड सोर्स प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर पाथ डिफरेंस इक्वल्स। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होता है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी होगा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो हमें ये पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही एन लैम्डा हम ले लेते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो हम इसको ऑड बनाने के लिए एन प्लस हाफ लैम्डा भी कर सकते हैं। और फेज डिफरेंस कितना होता है, हम इसमें 0 ले रहे होते हैं, या 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसा कर रहे होते हैं। ठीक है, बीट्स का क्वेश्चन है, बीट्स इक्वल टू 4 हर्ट्ज बिटवीन 2 फोर्ट्स। 1 फोर्ट की लोडेड ट्यूनिंग फोर्क की बात हो रही है ना, मैथ्स ऐड कर दिए। बीट इंक्रीज टू 6 हर्ट, द लोडेड फोर्क फ्रिक्वेंसी। पहले जो इनका बीट क्या है, बेसिकली दोनों जो ट्यूनिंग फोर्क है उनकी फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है। जब आपने एक को लोड कर दिया, यानी वैक्स ऐड करके, मैथ्स ऐड करके, तो अब डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज़ हो गया। तो आपके पास क्या है, जो बेसिकली हुआ क्या है, जिसको आपने लोडेड किया है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इसलिए वो जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो लोडेड फॉर फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे डिक्रीज़ होगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एडिंग मैस मोर इनर्शिया, तो बिफोर एडिंग था आपके पास 4 हर्ट्ज, आफ्टर लोडिंग 6 हो गया। इसका मतलब है कि F1 जो है वो डिक्रीज़ हो गया, इट बीट है डिक्रीज फ्रिक्वेंसी वुड इंक्रीज। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। स्टेशनरी वेव स्टोर एनर्जी बट डू नॉट ट्रांसफ़र इट दिस इज़ बिकॉज अब स्टेशनरी वेव में होता क्या है, बेसिकली 2 इक्वल कंपोनेंट वेव्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसलिंग नेट फ्लक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन बी आ रहा है, स्टैंडिंग वेव्स हैं, 2 ऑपोजिट वेव्स हैं, डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो नेक्स्ट एनर्जी फ्लक्स 0 है, एनर्जी स्टोर है लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, क्या वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्या वो फ्रिक्वेंसी पे, या दोनों पे, या नंबर ऑफ फोटोन पे। तो हमें पता है इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रिक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखें कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, नॉट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज़ जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपने जस्ट उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, या नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो ये जस्ट डिपेंड करे फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट ओनली। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, ना ही काइनेटिक एनर्जी अफेक्ट होगी। लास्ट क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट सेपरेशन डी हाफ, आपने डी को हाफ कर दिया है, कम कर दिया है, स्क्रीन डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया है, फ्रिंज विड्थ बिकम्स, क्या वो सेम रहेंगी, हाफ हो गई, डबल, या 4 टाइम। तो हम जैसे इसका फार्मूला देखते हैं कि आपको पता है कि डेल्टा वाई इक्वल टू एन एल ओवर डी। ठीक है, ये जो उसका फार्मूला है। ठीक है, लैम्डा एल, यहाँ पे क्या, ये स्मॉल डी जो है वो स्लिट का डिफरेंस है, एल जो है वो आपके पास स्क्रीन का जो के साथ जो डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर हम उसको देखें तो ये आपने वैल्यू पुट की है कि आपने उसको ये भी डबल कर दिया है
और जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर दिया, तो वो ये सॉरी डिस्टेंस को हाफ़ कर दिया, तो ये देखिए 4 का फैक्टर आ रहा है। तो हैविंग डी डबल्स, डबलिंग कैपिटल डी डबल्स अगेन नेट 4x, तो आप देखें कि यहाँ पे जो आपके पास फ्रिंज जो है वो क्या हो गई है, 4 टाइम्स द ओरिजिनल। ठीक है, जस्ट आपने जो फ्रिंज का डिफरेंस है ना, दो अगर हम एफ के उसमें भी देखें तो वो होता है डेल्टा वाई इक्वल टू एन लैम्डा एल ओवर डी। ठीक है, वहाँ पे हम एल बाई डी ले रहे होते हैं, डी स्मॉल डी ले रहे होते हैं, एल जो है वो सेपरेशन फ्रॉम फ्रॉम स्लिट, या हम कहते हैं कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन दैट इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ एल। तो वो जस्ट यहाँ पे एल कैपिटल डी उसको कहा हुआ है, तो बस आपने फार्मूला याद रखना है जहन में, तो वो उसको उससे करने से आपको क्लियर हो जाएगा, वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ 50 क्वेश्चन थे जो पास पेपर से लिए गए थे, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं कि अगर आप इसमें इसको आप अबव 40% आप स्कोर करें तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो अदरवाइज़ आप इससे दोबारा गो थ्रू हों, और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी जो है क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं, कुछ और क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएं, तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि फिर आप हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसको डिस्कस करें और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।